ओके गाइस, आज हम पढ़ेंगे स्टार्ट हो क्या स्टार्टिंग। ओके, सो विल स्टार्ट विद वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टुडे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। दैट इज योर फंडामेंटल राइट्स एंड इट्स अंडर आर्टिकल 32। एंड द सेकंड थिंग इज द फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, आज हम दो चीज पढ़ेंगे। हमने पिछले बार प्रियम्बल एंड सिग्निफिकेंस पढ़ी थी, कंपैरिजन पढ़ा था हम लोगों ने। आज हम फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे। ठीक है, डीपीएसपी कल करेंगे। ठीक है, ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक चीज और, कईयों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर टेलीग्राम के कुछ कम्युनिकेशन के थ्रू की। तुम्हें आंसर नहीं, मतलब चीजें नहीं पता लग पा रही है, फिर मैं आंसर नहीं कर पा रहा। तो अभी एक बार इंडिपेंडेंस डे हो जाने दो कल, ठीक है, तो उसके बाद सॉर्ट आउट करेंगे सिचुएशन को। एंड आई होप कि सबके जो प्रॉब्लम्स है पॉलिटिक है उस मैं 1-2 दिन के अंदर सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, सो जस्ट कम फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम। ओके, सो वी स्टार्ट विद द फंडामेंटल राइट्स। तुम्हें पता है फंडामेंटल राइट्स क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स वही सेम चीज होती हैं जो कि जिसको हम बोलते हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, फंडामेंटल राइट्स है। व्हाट डू यू मीन फंडामेंटल? फंडामेंटल मीन्स जो ऐसी चीज होती है कि जिस चीज के बिना कोई चीज, मतलब बहुत फंडामेंटल इन नेचर, मतलब जिसके बिना कोई चीज हो नहीं सकती, दैट इज फंडामेंटल। ठीक है, एंड राइट्स, राइट्स मीन जो तुम्हारे अधिकार होते हैं। ठीक है, दैट्स आर राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। जो तुम्हारे इनहेरेंट अधिकार होते हैं, जो तुम्हारे अधिकार को कोई नहीं छीन सकता, दैट इज फंडामेंटल राइट्स इन इट्स लिबरल मीनिंग। ठीक है, और ये बहुत सारे मीनिंग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जुरिस्ट के अपने मीनिंग्स होते हैं, बट द मोस्ट कॉमन मीनिंग इज दैट कि अगर कोई चीज, जो कोई राइट है, जो कोई छीन नहीं सकता, और जो तुम्हारा हक है, और जो तुमको सबसे अलग करते हैं, कि अगर कोई तुम्हारे साथ प्रॉब्लम आ रही है तो तुम उन प्रॉब्लम से उन सिचुएशन से बाहर निकल जाओ, दैट इज फंडामेंटल। ठीक है, होते क्या है? फंडामेंटल राइट्स हमारे पार्ट 3 के अंदर है। ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन कभी बार आता है कि पार्ट 3 के अंदर हमारे पास फंडामेंटल राइट्स किस पार्ट के अंदर है। ठीक है, तो किस पार्ट में है? पार्ट 3 के अंदर है। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, पार्ट 3। ठीक है, और हाँ, जिनको देखने में परेशानी होती है ना, तो अपनी जो स्क्रीन है ना, वर्टिकल, यार, ओके आई गेस। हाँ ठीक है, थैंक्स फॉर आइडिया अहमद। और जिनको कोई प्रॉब्लम आती है तो अपनी स्क्रीन को तुम लोग ना थोड़ा सा वो कर सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो, और जिनका लैपटॉप है उसमें प्लस का उसका मैग्नीफाइंग ग्लास साइन आता है, तो उससे भी कर सकते हो। ठीक है, देन इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा क्या था कि जब 2015 के अंदर, सॉरी 1215 के अंदर, इंग्लैंड के अंदर ना एक बहुत रेवोल्यूशन आया था, बहुत बड़ा। ठीक है, तो उस टाइम जो किंग जॉन थे, उनके पास ना बहुत सारे लोग आए थे कि सर, हमारे साथ बड़ा प्रॉब्लम हो रही है कि हमें कोई सुनता नहीं है, हमारी चीजें इशू हो रहा है, कोई हमारे कुछ सुनता नहीं है कोर्ट के अंदर, या फिर हमारे कुछ अधिकार है जिनसे कुछ करा जा रहा है। तो उस टाइम पे क्या करा था कि जो किंग जॉर्ज थे वहाँ के, उन्होंने एक ना एक चार्टर निकाला था। तो उन्होंने चार्टर समझाया था क्या होता है। लास्ट में फॉर्म में सबसे पहली क्लास थी। चार्टर एक टाइप का एक डॉक्ट्रिन होती है, और ये एक टाइप का डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर चीजें आती है। ठीक, वो था। तो किंग जॉर्ज जो इंग्लैंड के थे उस टाइम पे, उन्होंने क्या करा था। हाँ, वो चार्टर 20 गैप का था, पर ये चार्टर इन्होंने परमानेंट ही कर दिया था बाद में। ठीक है, तो चार्टर इज सेम एज योर गैजेटे, जो आज के इंडिया के टाइम में जिसको हम बोलते हैं ना गैजेटे, जो बिल्कुल बिल्कुल ऑफिशियल होता है गवर्नमेंट का, दैट इज सेम एज चार्टर। ठीक है, तो उन्होंने एक चीज निकाला। ठीक है, तो उस टाइम पे उसको उन्होंने राइट्स बोले कि यार ये सर्टेन राइट्स आएंगे, और ये राइट्स सबको मिलने चाहिए, चाहे वो इंसान नोबल हो, चाहे वो किंग हो, चाहे वो एक कॉमन पेजेंट हो। ठीक है, तो एट दैट टाइम उस चीज को चार्टर था, बट उस चार्टर वो इतना पावरफुल चीज थी तो उसको मैग्ना कार्टा बोलने लग गए थे। ठीक है, तो अगर कोई तुमसे पूछता है व्हाट इज मैग्ना कार्टा इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज ऑलवेज फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, यानी समन आस्क व्हाट इज मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा क्या है, तो ये मैग्ना कार्टा वो चीज थी कि उस टाइम पे जो उन्होंने डॉक्यूमेंट निकाला था, जो कि इतना सिग्निफिकेंट था, इतना इंपॉर्टेंट था, तो जिसकी वजह से सबको हक मिला। तो दैट वाज द मैग्ना कार्टा इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा भी फंडामेंटल राइट्स था, इंडिया के अंदर मैग्ना कार्टा ही फंडामेंटल राइट ही है। ओके, और 1215 में आया था। ठीक है, तो मैंने कल पढ़ाया था कि फंडामेंटल राइट्स को हमने उठाया है यूएसए से। ठीक है, बट अब फिर तुम यहाँ बोलोगे कि यार फंडामेंटल राइट्स तो इंग्लैंड से उठ के आए हैं। तो फर्क इतना है कि उस ये राइट्स को जो डिफाइन हुए थे बिल्कुल वेल डिफाइंड वे में, कि कौन कौन से राइट टू इक्वालिटी होगी, कौन कौन से राइट टू फ्रीडम होगा, वो यूएसए ने करे थे। ठीक है, उस टाइम पे तो सिर्फ खाली ऐसे बोल दिया था कि ये ऐसे ऐसी चीज होंगी, बट जो वेल डिफाइंड हुआ था वो उसको यूएसए ने करता, दैट्स वाई हमने उस चीज को यूएसए से उठाया। ठीक है, नाउ फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं हमारे पास? हमारे पास राइट टू इक्वालिटी है 14 से 18 के अंदर। ठीक है, राइट टू फ्रीडम है 1922 के अंदर।
देन वी हैव राइट टू एक्सप्लॉइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23-24, ठीक है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25-28, ठीक है। देन कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स 29-30, एंड द लास्ट वन इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अंडर आर्टिकल 32। सबसे इंपॉर्टेंट जिसको हम बोलते हैं, जिसको तुम लोग बोलते हो रिट्स, सुना होगा तुमने कि जब तुम कोर्ट में जाओगे तो रिट्स ही काम आती है हर जगह। देन इसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी होता था एक आर्टिकल 31, ठीक है। और ये तुम्हारा एक आर्टिकल 19 के अंदर भी होता था, ठीक है। तो इस चीज को हटा दिया गया था बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। सॉरी, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, ठीक है। हाँ, मंडामेस इज एग्जांपल ऑफ इट, बताऊंगा बाद में क्या होता है, ठीक है। 44th अमेंडमेंट 1978, तो ये चीज याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज के अंदर भी। ये वाली ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टली कई बार पूछ लेते हैं कि कौन सा एक्ट डायरेक्टली आया था। 226 कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। हाँ, ऑब्वियसली एनीथिंग। यार, कल तुम लोग इस चीज पे लड़ रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या होता है। जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है, ठीक है। कोई भी राइट सबसे पहले लीगल राइट होगा, ठीक है। देन उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशनल बनेगा, देन वो फंडामेंटल बनेगा। वो डिपेंड करता है। बट एनीथिंग विच कैन बी टेकन इनटू कोर्ट इज अ लीगल राइट। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लीगल राइट्स। देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, देयर आर स्टैट्यूटरी राइट्स, देयर आर फंडामेंटल राइट्स। तो वो अलग अलग डिफाइन होते हैं। द मोस्ट पावरफुल इज योर फंडामेंटल राइट्स, देन कम्स योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, देन कम्स योर स्टैट्यूटरी राइट, ठीक है। तो वो अलग अलग चीजें होती है। तो जो भी अगर आर्टिकल में जो चीज लिखी है दैट इज ऑलवेज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो आर्टिकल 226 इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। राइट इन्फॉर्मेशन इज अ लीगल राइट। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि बिकॉज वो आरटीआई एक्ट के अंदर आता है। एनीथिंग विच कम्स अंडर एन एक्ट इज ए स्टैट्यूटरी राइट, यह याद रखना। जैसे कल तुम लोग लड़ रहे थे इसके ऊपर, राइट टू वोट के ऊपर। देखो, राइट टू वोट इज सबसे वेरी डिबेटेबल टॉपिक, ठीक है। क्योंकि ये तुम्हारा आर्टिकल, मैं तुम्हें उस दिन बताया था कि लोकसभा राज्यसभा के वोटिंग के अंदर भी आता है। देन जो देयर इज आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, जहाँ पे तुम्हारे वोटिंग्स के बारे में बताया जाता है, ये उसके अंदर भी आता है। तो उसके अंदर ये बन जाता है स्टैट्यूटरी राइट, ठीक है। यहाँ ये बन जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है। बट ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर कहीं बता नहीं रखा, दैट इज नॉट ए फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। 19 ए के अंडर नहीं आता। अगर वो 19 1 ए के अंडर आता ना तो उसको फिर, तो तुम भी सीधा उठ के बोल देते कि सर मेरे को वोट देना है, तो तुम्हें वोट देने से मना भी नहीं कर पाते। तो कुछ चीजों को फंडामेंटल राइट से अब जबरदस्ती बाहर रखा गया है ताकि हर कोई बंदा आके मांगने लग जाए अधिकार, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फंडामेंटल राइट्स में नहीं आती। जहां पे जो चीज एक्सप्रेसली मेंशन्ड होती है ना, कि राइट टू वोट लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, मैंने एक बार समझाई थी, हमेशा वर्ड टू वर्ड बात होती है। जहां वर्ड लिखा है राइट टू वोट, अगर पूरे फंडामेंटल राइट्स में कहीं वोट का वर्ड लिख रखा है, नहीं लिख रखा है ना, तो कैसे फंडामेंटल राइट हो सकता है। तो हम सीधी बात करते हैं वर्ड के ऊपर, ओके। देन इट्स मेड ए लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300। 300 इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंटेन्ड है, ठीक है। यार, राइट टू इन्फॉर्मेशन इज ए सेटल राइट। पर कई बार क्या है, कहीं जगह पे उसको फंडामेंटल राइट से बता रखा है अंडर आर्टिकल 19 के अंदर भी, एंड आर्टिकल 20 एंड 20, सॉरी, आर्टिकल 21 के अंदर भी, ठीक है। बट वो मेंशन नहीं है स्पेसिफिकली इन एनी फंडामेंटल राइट्स, तो मोस्टली इट इज अ स्टेटस राइट, क्योंकि वो स्टेट आर्टिकल एक्ट के अंदर आता है, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन ऐसे आएगा नहीं। अगर आ भी जाता है ना, तो अगर तुम कोई ऑप्शन इसमें देते हो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टेटस राइट के बीच में, तो दोनों सही माने जाते हैं, बिकॉज ये स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कहीं पे भी। कॉन्स्टिट्यूशन अगर ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर मेंशन होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो ये फंडामेंटल राइट होता है। बट कहीं पूरे फंडामेंटल राइट्स के अगर तुम कॉन्स्टिट्यूशन खोल लोगे ना, कहीं भी तुम्हें राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। बट एक पूरी एक्ट है 2005 की, तो इज ए लीगल राइट, बट स्पेसिफिकली स्टेट राइट, बिकॉज ऑल राइट्स आर लीगल राइट्स। बट ये स्टैट्यूट के अंदर आता है, एक एक्ट के अंदर आता है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ प्रेस, दिस इज फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि बता रखा है स्पेसिफिकली। वो बताऊंगा अभी 19 के अंदर आएगा, ठीक है। देन आर्टिकल 300 ए में उसको डाल दिया था। तो बस तुम्हें इतना याद करना है इसके अंदर की आर्टिकल 19 से हटा के 31 से हटा के सीधा इसको पटक दिया 300 ए के अंदर, ठीक है। तो अब से वो सिर्फ एक लीगल राइट है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। इसका रीजन ये था, तो मैंने कल बताया भी था कि डीपीएसपी, जब हम डीपीएसपी पढ़ेंगे तब बताऊंगा कि इसको क्यों उठा के डाला था, क्योंकि डीपीएसपी को प्रमोट करने के लिए डाला था। तो मैंने बताया था ना, जैसे 1,000 एकड़ होते थे, लोग देते नहीं थे, तो उसको एक एकड़ के अंदर कर दिया। देन उसके ऊपर 100 केस होने लग गए। कभी गोपालन केस हो गया, कभी उसके ऊपर सेम चीज के ऊपर तुम्हारा गोलकनाथ केस हो गया, फिर उठा के सज्जन सिंह का केस हो गया कि भाई तुम कैसे किसी प्रॉपर्टी छीन सकते हो। तो उस चीज से बचने के लिए इसको हटाया था, ठीक है, नेशनलाइजेशन कराने के लिए। तो डीपीएसपी के अंडर हम जब पढ़ेंगे तो बताऊंगा क्या था ये सब क्यों करा था, ठीक है। ये सारी स्टोरी डीपीएसपी के अंदर आएगी घूम फिर के वापस।
कल एक बात और बताई थी कि आर्टिकल 13 एक बात बोलता है कि कोई भी ऐसा लॉ अगर बनता है जिसके अंदर तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो, तो उसको हम अल्ट्रा वायरस कह देते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज और फंडामेंटल राइट है, बट सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस, तो इट इज ए फंडामेंटल राइट्स, नॉट ए लीगल राइट। लीगल तो है ही है, मैं तुम्हें क्या बताया यार। तुम में से अगर कोई मैथ वाला हो यहाँ पे, तो तुम्हें पता होता है कि सबसेट क्या होता है। लीगल इज अ सेट, ठीक है। और जो ये सारे राइट्स होते हैं, ये सारे सबसेट होते हैं। तो पहले यहाँ पे लीगल आएगा, इसके अंदर तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टेटूटरी, फंडामेंटल, ये बनते हैं। तो ऑल राइट्स आर लीगल राइट्स, सीधी बात है। ठीक है। नो, द सेकंड थिंग आते हैं हम। मैं बताता हूँ आर्टिकल 13 के बारे में। तो आर्टिकल 13 क्या है? आर्टिकल 13 मैंने बताया था कि कुछ भी ऐसी चीज जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगी, उसको हम हटा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई भी चीज जाएगी, जैसे कि आर्टिकल 377 है, ठीक है। तो सॉरी, जो सेक्शन 377 था, सेक्शन 377 जिसको क्रिमिनलाइजिंग द होमोसेक्सुअलिटी, वो क्यों हटा? क्योंकि वो आर्टिकल 13 ने उसको हटाया है। क्योंकि राइट टू इक्वालिटी के अंदर वो आ रहा था कि मतलब हर एक को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया जा रहा था उसके अंदर। जो प्रोफेस होता है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 14 उसमें वायलेट हो रहे थे कि लड़का लड़की का सेम अधिकार, पर लड़के लड़के कैसे अधिकार अलग हो सकता है? तो उस चीज को कैसे हटाया गया? क्योंकि इसको चीज को ऐसे हटा नहीं सकते। तो इसको डिक्रिमिनलाइज करने का तरीका एक ही था कि इसको हटाई दो, साइड ही कर दो। तो कैसे साइड करा? आर्टिकल 13 ने इसको साइड करा, क्योंकि आर्टिकल 13 एक बात बोलता है कि कोई भी चीज जो किसी के फंडामेंटल राइट्स के बीच में आता है, वो चीज हम नहीं आने देंगे। ठीक है, दैट इज आर्टिकल 13। तो सीधा उसको हटा दिया वहां से। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि अंडर किस किस पार्ट में दे रखा है कि अल्ट्रा, इसमें बोलते हैं अल्ट्रा वायरस, इस वर्ड को अल्ट्रा वायरस, anything which contravenes your fundamental rights is an ultra virus, hence it can be removed under article 13। सीधी बात है। अगर तुमसे कोई पूछे अल्ट्रा वायरस कहाँ से आया उठ के, आर्टिकल 13। अल्ट्रा वायरस कहाँ यूज होता है? फंडामेंटल राइट्स के बीच में कुछ करते हैं तो, दैट्स वाई वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स। वायलेशन इंग्लिश वर्ड है, अल्ट्रा वायरस इज योर लैटिन वर्ड। ठीक है, सीधी बात है। इनकंसिस्टेंट विद और डेरोगेटरी एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड, सीधी बात है। पर हम इसके अंदर कल एक चीज और पढ़ेंगे कि भाई जो एज ए फंडामेंटल राइट तो मेरा भी है कि भाई जब मैं उसमें खड़ा हो रहा हूँ, क्या कहते हैं, किसी जॉब के लिए एग्जाम दे रहा हूँ, तो मैं अनरिजर्व कैसे हूँ और एसटी एससी को कैसे रिजर्वेशन मिल सकता है और कम मार्क्स दे सकते हैं। दैट इज ऑल्सो ए वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। बट मैंने तुम्हें कल एक चीज और बताई थी कि फंड पर हमें कुछ चीजों को प्रमोट करना है, हार्मनी को प्रमोट करना है प्रीएम्बल के अंदर। तो उसके अंदर कुछ आर्टिकल और डाल दिए कि हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं पर कुछ बेसिस पे। उनसे और बचने के लिए फर्स्ट अमेंडमेंट जो आया था, उसके अंदर जो तुम्हारा था 9th शेड्यूल, उसके अंदर वो डाल दिए। तो इसको, इससे बचने के तरीके यही है कि इसके या तो इसको 9th शेड्यूल में डाल दो, ठीक है, जिसके अंदर हम 31A B and C पढ़ेंगे, ठीक है, या इसको, या एक अलग से आर्टिकल बना दो जिसके अंदर, जिसको हम डीपीएसपी प्रमोट करने के लिए बात करते हैं। तो दोनों तरीके होते हैं, ठीक है। बट मोटा मोटा याद रखना, एनीथिंग विच कम्स फॉर योर बिटवीन यू एंड योर फंडामेंटल राइट्स विल बी वॉइड एंड विल बी रिमूव्ड, ये बात याद रखना, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास 32 में पावर है, ठीक है, और हाई कोर्ट के पास 2 to 6 में पावर है। ओके, ये बात याद रखना। दोनों के पास ये रिट्स की पावर आ जाती है यहाँ पे, दोनों के पास। फंडामेंटल राइट्स एक ऐसी अकेली चीज है जो अगर तुम्हारी वायलेट हो तो सीधा तुम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, वरना सुप्रीम कोर्ट में कभी नहीं जा सकते तुम। ठीक है, सीधा उठ के सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि दो टाइप की जुडिक्शन होती है। हम सुप्रीम, जब मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पढ़ाऊंगा, तो ओरिजिनल, ये तुम्हारा पार्ट जूरिस्प्रूडेंस का और सीआरपीसी का पार्ट है, ओरिजिनल, देन योर अपीलेट, देन योर एसएलपी, तीन चीज होती है। तो ये चीज ओरिजिनल के अंदर आती है, मतलब तुम्हारा चाहे कुछ भी हो, तुम सीधा जा सकते हो। ठीक है। अपीलेट के अंदर तब आती है जब तुम्हारा हाई कोर्ट से कोई चीज आ रखी हो। एसएलपी तब आती है जब तुम्हें लगता है कि भाई लोअर कोर्ट तो सुन ही नहीं सकता, सीधा मुझे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाना है, बट वो चीज फंडामेंटल राइट नहीं, तो एसएलपी लगाते हो। तो याद रखना, ओरिजिनल जुरिडिक्शन जो होती है, वो होती है फंडामेंटल राइट्स की। ये उसके टॉपिक में पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। एसएलपी, एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन, स्पेशल लीव पिटीशन, इसका मतलब ये होता है स्पेशल, मैं लिख देता हूँ एक बार, ये सुप्रीम कोर्ट में पढ़ाऊंगा वैसे, स्पेशल लीव पिटीशन।
ये होता है। स्पेशल मतलब लीव का मतलब एक कोर्ट से छोड़ के दूसरे कोर्ट में लेके जाना। ठीक है। पेटिशन मीन्स एक दरखास्त कि मेरे को इस कोर्ट से हटके उस कोर्ट में जाना है। स्पेशल मीन्स स्पेशल पावर, एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर, दैट इज स्पेशली पेटिशन। इसको छोड़ दो अभी, हाई कोर्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। देन उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन नॉट बी चैलेंज, क्योंकि ये लॉ नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पहले ये बोला गया था कि स्पेसिफिकली आर्टिकल 13 में ये बात लिख रखी है, अगर तुमसे कोई पूछते विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन अंडर आर्टिकल 13, तो उसके अंदर स्पेसिफिकली लाइन लिख रखी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कैन नॉट बी चैलेंज इन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फॉर द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये लाइन लिख रखी है। तो तुमसे कोई चीज पूछे एक्सेप्ट सिक्योरिटी पिटीशन, यार वो प्रेसिडेंट का वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे, ठीक है, वो अभी अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, वो बड़ी अलग चीज है। क्यूरेटिव पिटीशन, देयर बहुत तरह की पिटीशन होती है, क्यूरेटिव होती है, डबल बेंच होती है। क्यूरेटिव इज द लास्ट फॉर्म ऑफ पिटीशन, ठीक है, वो बाद में पढ़ेंगे, वो इसका पार्ट भी नहीं है, वो बल्कि पार्ट है तुम्हारा सीआरपीसी का, ठीक है, तो तुम पेपर में आता भी नहीं है चीज। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि विच कैन नॉट बी चैलेंज्ड अंडर आर्टिकल 13, तो आर्टिकल 13 के अंदर क्या चीज चलेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, याद रखना। बट केशवानंद भारती केस ने बात बोली थी कि अगर कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो कि भाई बिल्कुल ही ऐसी कर रही है वो चीज कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उसको चैलेंज कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स में। बट स्पेसिफिकली अमेंडमेंट एनी ऑफ द विच स्पेशल मेजोरिटी, यार अभी अमेंडमेंट के पार्ट में बताऊंगा, अभी मत उसको डाल, ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीज यही आती है कि ईश्वरानंद बात ने बोला था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है वो चैलेंज हो सकता है, बट आर्टिकल 13 के अंदर ये बात याद रखना, कोई पूछ ले तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कैन नॉट बी चैलेंज। तो ये बात क्वेश्चन के अंदर आता है, जो फॉलोइंग कैन नॉट बी चैलेंज, तो उसे बहुत सारे लोग होते हैं, लॉ, एक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स, ठीक है, तो उसके अंदर ये आंसर टिक करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कैन नॉट बी चैलेंज अंडर आर्टिकल 13, ठीक है। ये बात तुम्हारी प्रॉपर लिख रखी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बट अगर ग्रॉस वायलेशन है देन उसको हम चैलेंज कर सकते हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस होती है, ठीक है। ऑफिशियली इट्स नॉट, अनऑफिशियली सुप्रीम कोर्ट चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। रेट्स हेबस कॉर्पस मंडामेस प्रोहिबिशन सर्चरी को वारंटो, ये मैं तुम्हें बताऊंगा, नीचे आएगा, ठीक है। दीज आर कॉल्ड द रिट जुडिक्शंस, ठीक है, एक एक वर्ड बताऊंगा और याद कैसे करना है वही बताऊंगा, ठीक है। देन फंडामेंटल राइट्स के बारे में क्या होता है, प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, सीधी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन इसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। लीगल राइट्स की तरह, लीगल राइट्स तो करे ना करे, बट कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली प्रोटेक्ट करता है और गारंटी करता है फंडामेंटल राइट्स की, ठीक है। ये कुछ राइट्स ऐसे हैं जो सिटीजन्स को अवेलेबल हैं और कुछ राइट्स जो सबके लिए अवेलेबल है, ठीक है। ये कुछ राइट्स है, मैं बाद में बताऊंगा कैसे करना है। 15, 16, 19, 29 एंड 30, दीज आर ओनली फॉर इंडियंस, ठीक है। उसके अलावा जितने भी हैं वो सारे के सारे हर एक को मिल सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो अमेरिका से इंडिया में घूमने आओ, बट ये जो स्पेसिफिक लॉ है ये सिर्फ इंडियंस को ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज क्यों है ऐसा, वो हम बाद में पढ़ेंगे। नहीं 17 नहीं, 15, 15, 16 सेकंड लिख रखी है, फिर लास्ट में लिख रखे हैं मैंने, ठीक है, बताऊंगा मैं आगे क्या करना है इसको। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। दे आर नॉट सैक्रोसेंट, परमानेंट और एब्सोल्यूट, मतलब ये बिल्कुल भी सैक्रोसेंट नहीं है। सैक्रोसेंट का मतलब होता है जिसको, मतलब जो बहुत ही, क्या बोलते हैं उसको, जैसे वर्ड होता है ना हमारे हिंदुओं के अंदर भी, जैसे बहुत ही पूजनीय है, इस टाइप का नहीं है ये, ठीक है। परमानेंट भी नहीं और एब्सोल्यूट भी नहीं है कि मतलब तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा और परमानेंट की हमेशा रहेगा। सैक्रेड, हाँ, पूजनीय है, सैक्रेड वही की बात, ठीक है, कि बिल्कुल सैक्रेड है ये, जैसे अशिका ने बोला। तो वो भी नहीं है, इसको कभी भी रिमूव, इसको कभी भी हटाया जा सकता है। पार्लियामेंट एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट डालेगी दूसरे मेजोरिटी से, इसको हटा सकता है कोई भी लोग, जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी हटाया था, इसलिए कोई परमानेंट नहीं है। कोई भी एब्सोल्यूट नहीं है। इमरजेंसी लगा दो अभी, ठीक है, इमरजेंसी लगते ही तुम्हारे सारे आर्टिकल ऐसे हो जाएगी, सारे आर्टिकल्स की 14 से लेकर 30 तक, एक्सेप्ट 20 एंड 21। तो कोई एब्सोल्यूट भी नहीं है, तो उस टाइम तुम राइट टू इक्वालिटी की बात भी नहीं कर सकते अगर इमरजेंसी लग रखी होगी, जैसे कि इंदिरा गांधी के टाइम पे लगी थी 1975 के अंदर। तो उस टाइम पे सबने बोला कि यार हमारा अधिकार है, आप कैसे हमें जेल में डाल सकते हो, तो उन्होंने बोला हो सकता है,
कर सकते हैं हम लोग, बट उसमें से एक चीज निकल के आई कि 2021 नहीं हो सकता, राइट टू मूव टू द कोर्ट एंड डिटेंशन, उसके बारे में पढ़ेंगे बाद में। बट उस टाइम पे तुम ये बात बोलो कि ये राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू इक्वालिटी है, आप इसके खिलाफ कैसे नहीं कर रहे, मेरे खिलाफ कैसे कर रहे हो, तो उस टाइम पे तुम ये चीज नहीं बोल सकते। ठीक है, तो दे आर नॉट एब्सोल्यूट, दिस राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, पर क्वालिफाइड का मतलब ये होता है कि सरकमस्टांसिस के अंदर मिल सकते हैं, ठीक है। these are qualified in nature, these are not absolute। absolute मतलब हमेशा मिलेंगे, qualified means कि मिलेंगे तो कब मिलेंगे और कब नहीं मिलेंगे, ठीक है। हाँ सर, एग्जांपल किस चीज का एग्जांपल? एब्सोल्यूट का बताया ना, एब्सोल्यूट का मैंने कि दीज आर नॉट एब्सोल्यूट। एक इमरजेंसी लगा तो आर्टिकल बता था ना, हम जर्मनी के बारे में भी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी का होता है कि हमने सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो एब्सोल्यूट नहीं है, तो जैसे जैसे ही वो लगेगा, एक इमरजेंसी लगी, सारे के सारे खत्म, ठीक है। आर्टिकल 358 नहीं, आर्टिकल 352, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे ही तुम फंडामेंटल राइट्स को, इमरजेंसी का टॉपिक बताऊंगा, आर्टिकल 352 के टाइम पे ही हम सिर्फ फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकते हैं, और किसी राइट में हमारा अधिकार नहीं सस्पेंड होने का, ठीक है। ये बाद में बताऊंगा कि क्या होता है, ठीक है। एंड बट क्वालिफाइड, कर तो दिया तुमने सस्पेंड, बट वही तुम्हें बताया मैंने, 2021 नहीं कर सकते, मतलब कोर्ट तो तुम अभी भी जा सकते हो इलीगल डिटेंशन के लिए। तो दीज आर क्वालिफाइड। तो जहां जरूरत है वहां पे तुम यूज कर पाओगे, बट जहां तुम्हें जरूरत नहीं है वहां तुम नहीं कर पाओगे। जैसे प्रेसिडेंट के पास एक स्पेसिफिक पावर होते हैं 359 के अंदर की, जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगेगी आर्टिकल 19 खत्म हो जाता है, बट उसके अलावा भी अगर वो एक नोटिफिकेशन डाले तो कोई भी सस्पेंड आर्टिकल को सस्पेंड कर सकता है, 2021 को छोड़ के, ठीक है। हाँ, जैसे मैंने बताया ना कि प्रेसिडेंट 9 जैसे 352 लगेगा, प्रेसिडेंट के पास पावर आ जाती है 359 के अंदर, 359 के अंदर, कि वो जैसे एक नोटिफिकेशन निकालेगा, तुम्हारा आर्टिकल 14 15 16 17 18 सारे बंद कर देगा एक बार, ठीक है। 20 29 25 24 23 सब बंद कर देगा, पर 2021 नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो दीज आर क्वालिफाइड, जहां बंद कर सकते हैं वहां करेंगे, जहां नहीं कर सकते नहीं कर सकते, बट दे आर नॉट एब्सोल्यूट, जब जब मन चाहे तब बंद कर दिया, ठीक है। तो ये मतलब होता है इसका। State can impose reasonable restrictions on them, however is decided by the court। स्टेट कुछ फंडामेंटल राइट्स के पावर में कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि राइट, जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल इसमें रिलीजन का आ जाता है, ठीक है। तो कुछ जैसे कि होता है कि कुर्बानी देना फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो उस केसेस के अंदर कई बार क्या होता है कि वो अधिकार है उनका, क्योंकि उनके वो रिलीजन के अंदर वो चीज लिख रखी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुर्बानी को हम पब्लिक प्लेस में दें, ठीक है, जहाँ पे हिंदू हिंदू मेजोरिटी पॉपुलेशन है, ठीक है। तो उसमें कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, ठीक है। तो उस केसेस के अंदर फंडामेंटल राइट्स को भी कम करा जा सकता है, इट इज योर क्वालिफाइड, जहां कम कर सकते हैं वहां करें, दिस इज एग्जांपल ऑफ क्वालिफाइड फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। बट एब्सोल्यूट, यहाँ पे एब्सोल्यूशन की बात भी आ जाती है कि हम उसको बिल्कुल नहीं हटा रहे, ठीक है, तो वो भी क्वालिफाइड का एग्जाम्पल है। राइट है जस्टिसेबल, मैंने कल बताया नॉन जस्टिसेबल, और जस्टिसेबल क्या होता है कि जहां जहां उनको यूज कर सकते हैं वहां मतलब जैसे कि तुम्हारा कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ, सीधा उठा के डाल दिया कोर्ट में, तो तुम तो कोर्ट को तुम्हें हेल्प करनी ही पड़ेगी, तुम राइटली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। सस्पेंशन ऑफ राइट्स, जैसे मैं तुम्हें बताया नेशनल इमरजेंसी में सिर्फ हो सकते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 2021, ये हमने जर्मनी से उठाया है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि कौन से आर्टिकल सस्पेंड हो सकते, सारे हो सकते हैं, बस 2021 नहीं हो सकते, ठीक है। 19 के अंदर तो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं, जैसे मैं तुम्हें बताया था एक्सटर्नल इमरजेंसी के ऊपर, ठीक है। ये मैं तुम्हें इमरजेंसी टॉपिक में बताऊंगा कि एक्सटर्नल इमरजेंसी और आर्म्ड रेबेलियन क्या होता है, और इंदिरा गांधी ने कौन सी इमरजेंसी लगाई थी और कौन सी लगाई थी तो क्या हुआ था, और उसकी वजह से कौन से अमेंडमेंट्स आए थे, 44 और 42 क्यों आए थे, ठीक है। वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, ठीक है, वो इमरजेंसी का टॉपिक है प्रॉपर एक। तो अभी के लिए जान लो कि सस्पेंशन हो सकता है आर्टिकल 2021 को छोड़। रेस्ट्रिक्शन ऑफ लॉज, जैसे मैं तुम्हें बताया कि जो आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस, ठीक है, और कोई दूसरी सर्विसेज होती हैं, उनके ऊपर ये लॉज रेस्ट्रिक्शन जो होती है ये लगानी पड़ती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, आर्मी ऑफिसर्स पे रेस्ट्रिक्शन लगी होती है, तो देयर इज अ राइट कॉल्ड फंडामेंटल राइट फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच, बट वो दे कैन नॉट टॉक अबाउट आर्मी, ठीक है। वो आर्मी के बारे में नहीं बोल सकते, पुलिस वाले पुलिस के बारे में नहीं बोल सकते, आर्मी वाला पैरामिलिट्री के बारे में, पैरामिलिट्री वाला आर्मी के बारे में नहीं बोल सकता, ठीक है। तो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होता है कि तुम अपना आर्टिकल 19 नहीं कर सकते। कभी तुम देखा होगा किसी आर्मी वाले को कोई स्टेटमेंट देते हुए आर्मी के खिलाफ देते हैं, तो सीधा उसको उसके खिलाफ एक इंक्वायरी खोल देते हैं, या फिर उसको सर्विस से रिमूव कर देते हैं, बिकॉज वो रेस्ट्रिक्शन है उसके ऊपर, आर्टिकल 19। मार्शल अलग होता है,
मार्शल लॉ तुम्हारा आएगा 33, 34, 35 के अंदर, वो अलग चीज है। ठीक है, वो बाद में बताऊंगा। मार्शल लॉ अलग होता है। मार्शल लॉ होता है, मार्शल लॉ का डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। वो एक स्पेसिफिक लॉ होता है जो लगाया जाता है किसी एक एरिया को वो करने के लिए, ठीक करने के लिए। तो वहां पे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो एप्लीकेबल नहीं होते, जैसे राइट टू इक्वालिटी है, ठीक है, राइट टू फ्रीडम है, जैसे तुम कभी भी घूम सकते हो मार्केट के अंदर। बट जहाँ मार्शल लॉ लगा होगा वहां पे तुम्हारा ये आर्टिकल खत्म हो जाएगा 19 का। तो वहां तुम रेस्ट्रिक्शन में आ जाओगे कि तुम्हें बाहर निकलना है तो एक टाइम पे निकलोगे, ठीक है। हाँ, जहाँ दंगे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्शल लॉ तुम्हारा सुना, एक तुमने बड़ा सुना होगा, आफ्पा, सॉरी AFSPA, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, AFSPA। तुम्हारा ये पहले JNDK में लगा रहता था, ठीक है, नागालैंड हो गया, ठीक है, अरुणाचल हो गया। तो दीज आर, AFSPA इज अ टाइप ऑफ ए मार्शल लॉ, ठीक है। ये 34 में पढ़ेंगे, ठीक है, क्या होता है। तो जहां जहाँ ये चीजें लगी होती है वहाँ आर्म फोर्सेस के पास एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर आ जाती है। तो वो किसी भी इंसान को सर्च कर सकते, किसी भी इंसान को घर से बाहर निकलने के लिए मना कर सकते, तो वहां पर उनका आर्टिकल 19 खत्म हो जाता है। राइट टू इक्वालिटी 14, 15, 16, 17 एंड 18 के अंदर है, ठीक है, फिर याद कर लेना। फर्स्ट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कोई भी इंसान, मतलब इक्वालिटी के में, मतलब उन पे इक्वल सब्जेक्शन ऑफ लॉ होगा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। मतलब अगर मैंने मर्डर करा है, चाहे मैं करोड़पति हूँ, मेरे पास 10 करोड़ रुपया, 20 करोड़ रुपया, मैं बहुत इन्फ्लुएंशियल लोगों में आता हूँ, मैं मानी हूँ। और एक नॉर्मल इंसान है, कोई रास्ते में जो लेबरर है, जो काम करता है, ठीक है, ईंटें उठाता है। अगर मैं मर्डर करूंगा तो मुझे, उस इंसान मर्डर करूंगा तो मुझे सेम आर्टिकल, सॉरी, सेक्शन 300 लगेगा IPC का। और वो मर्डर करता है मेरा, तो उसको भी 300 लगेगा। तो कोई स्पेशल प्रेफरेंस नहीं होता। तो दोनों को इक्वालिटी बिफोर लॉ है। ये नहीं है कि उसको जेल में नहीं डालेंगे, उसको बाहर ही छोड़ देंगे, ठीक है, मैं नहीं करा तो मेरे को जेल में डाल के मारेंगे और निकलवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। दैट इज योर आर्टिकल 14, ठीक है। ये सबके लिए है, बट इसके अंदर कुछ, इसमें कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। 361 के अंडर प्रेसिडेंट और गवर्नर को कभी भी, तुम गवर्नर प्रेसिडेंट के खिलाफ कभी भी इंक्वायरी नहीं खोल सकते। अगर वो किसी का मर्डर भी कर देंगे ना, तब भी उनके खिलाफ कोई भी इंक्वायरी, FIR, ठीक है, या फिर उनको उठा के नहीं लेके जाते जेल के अंदर, वो एक्सेप्शन है, ठीक है, एक तरीके से। ओके, देन इसके बाद उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, उनको कोर्ट में नहीं बुलाया जा सकता, ठीक है। नो सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो सकती है। अगर कोई उसने कोई काम कर दिया, आज कोविंद जी ने बोला कि आज मेरा घूमने का मन कर रहा है, ठीक है, और मैं बाहर घूमूंगा, उसके चक्कर में पूरा रोड ब्लॉक हो गया, तो तुम ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में जाके डाल दो कि सर रोड ब्लॉक कर दिया, ठीक है, उनके खिलाफ नहीं हो सकता, क्योंकि कोर्ट में आंसर नहीं है अपने एग्जीक्यूटिव पावर के चक्कर में। अगर वो कहीं जा रहे हैं, रास्ते में उनका जो मीटिंग अटेंड करनी है, उसके चक्कर रोड ब्लॉक हो गया, तो तुम नहीं बोल सकते क्योंकि उनका काम था वो। तो दैट इज इम्यूनिटी गिवन टू देम, ठीक है। सेम अंडर आर्टिकल 361A, पब्लिशिंग एनी सब्सटेंशियल ट्रू रिपोर्ट ऑफ ईदर ऑफ द हाउस ऑफ स्टेट पार्लियामेंट। अगर तुम रिपोर्टर हो प्रेस के, ठीक है, और तुमने पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग हो रही है कि यार आज ना राहुल गांधी ने अमित शाह के ऊपर पेपर फेंका, दैट इज द ट्रू थिंग, तो तुम्हारे, तो अगर तुम ये चीज लिखोगे, दो इसे डेरोगेटरी, कि तुमने कैसे बोल दे कि इसने फेंका है, राहुल गांधी ने, बट करा है उसने, ठीक है। तो अगर कोई ट्रू चीज है, बिल्कुल सही है, और रिपोर्टिंग के बारे में सही बोला जा रहा है कि आज UCC का बिल पास हो सकता है, पर अपोजिशन मना कर रही है, तो अपोजिशन भी नहीं कह सकती कि यार जी झूठ बोल रहा है। तो उस केस के अंदर भी तुम्हारे पर अब कोई केस नहीं लग सकता, ठीक है। और पार्लियामेंट के मेंबर 105, और स्टेट लेजिस्लेटर के मेंबर 109, MP MLA जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, तो उनके खिलाफ भी कुछ नहीं हो सकता। अब रोज मोदी जी और राहुल जी की लड़ाई होती रहती है, राहुल जी बोलते हैं मोदी जी कोई काम नहीं करते, बोलते बोलते पप्पू है, ठीक है। तो उस दो से डेरोगेटरी, बट कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज ये चीज को उसके अंदर बोली गई है, पार्लियामेंट के अंदर। और कोई भी चीज अगर पार्लियामेंट के अंदर बोली जाती है, या कमेटी के अंदर बोली जाती है, पार्लियामेंट कमेटी के अंदर, दैट इज अगेन योर एक्सेप्शन टू रूल ऑफ लॉ, ठीक है। और देन फॉरेन डिग्नेटरी, एम्बेसडर, डिप्लोमेट्स, जितने भी तुम्हारे ये अ, तुम्हारे डिप्लोमेट्स हो गए, एम्बेसडर्स हो गए, जितने भी, जिसको तुम दूतावास बोलते हो, ठीक है, हिंदी के अंदर, UN के मेंबर हो गए, ठीक है। UN के मेंबर, अगर कोई दिल्ली का रहने वाला हो तो अगर तुम CP में घूमते हुए तुमने देखा होगा, एक गाड़ी चलती रहती है, उसके आगे ब्लू कलर की नंबर प्लेट होती है, उस पर अजीब सा नंबर लिखा होता है, CD 89AB, ऐसे करके लिखा होगा, सिर्फ 6 वर्ड होते हैं, ठीक है। दीज आर डिग्निटरीज फॉरेन, दे आर फॉरेन एम्बेसडर्स। तो इनके खिलाफ भी नहीं हो सकता। अगर ये उठ के बाहर निकल के थप्पड़ मार दे, और तो वो इंसान उस पर केस नहीं कर सकता, बिकॉज दे हैव ए सॉवरेन इम्यूनिटी, और हमने वो दे रखी है। हाँ, टॉर्ट्स, ठीक है, प्रिविलेजेस उनके पास है, तो ये दीज आर प्रिविलेजेस, स्पेसिफिक प्रिविलेजेस, ठीक है। देन डिस्क्रिमिनेशन अंडर आर्टिकल 15, ठीक है। कोई भी इंसान को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के अंदर। जैसे हम किसी को बोल देते हैं, हमारे पास का एग्जांपल है ST SC
ST एट्रोसिटीज एक्ट। ठीक है, अगर तुम रास्ते में किसी को जाके बोल दोगे तू तो SC है, तू कैसे यहाँ पे मंदिर में आ रहा है, ठीक है, मंदिर में नहीं आ सकते, या तू कैसे कुएं से पानी पी रहा है, तो सीधा उसके ऊपर केस लग जाएगा ST एक्ट का। ठीक है, क्योंकि उसने डिस्क्रिमिनेट करा है कास्ट के बेसिस पे। ठीक है, तुम लड़की हो, तुम कैसे आ सकते हो। ठीक है, जैसे सबरीमाला केस था, तुम औरत हो कैसे यहाँ आ सकती हो। दैट इज डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। प्लेस ऑफ बर्थ, तुम पैदा ही नहीं हुए अरुणाचल प्रदेश में, तो तुम कैसे जॉब ले सकते हो, दैट इज प्लेस ऑफ बर्थ। रिलीजन, तुम हिंदू हो, तुम कैसे घुस सकते हो एक मस्जिद के अंदर। ठीक है, रेस, ठीक है, तुम काले हो, तुम गोरे हो, ठीक है, तुम मिक्स ब्रीड टाइप हो, तो दीज आर डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, एक्सेप्शंस, इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है। कल मैंने परसों तुम्हें याद होगा मैंने बात करा था। ठीक है, पॉलिटिकल चैट से मत आओ, सही बोल रहे हैं। ठीक है, तो कल मैं हमने एक बात करी थी कि आर्टिकल 15 के बारे में तुम्हें कल बताया था कि वुमेन, टेलीग्राम के वुमेन चिल्ड्रन, ठीक है, जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, और इसके अंदर एक वर्ड और आ जाएगा तुम्हारे लिए, जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। ठीक है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड, ठीक है, अंडर 15(6). ठीक है, तो उनके लिए स्पेशल पावर बनाई गई है। ठीक है, कि उनके अपलिफ्टमेंट के लिए कि इनको मौका दिया जाए। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है इसके अंदर। हाँ, लॉज इक्वल नहीं है, उसे बताने के लिए होते हैं कि इक्वल है। ठीक है, बैकवर्ड और वीकर, इकोनॉमिकली वीकर है 15(6) के अंदर, और रेस्ट 2, 3 एंड 4 के अंदर, हमारे 1, 2 और के इसके अंदर बैकवर्ड है। ठीक है, देयर डिफरेंस बिटवीन बैकवर्ड एंड वीकर, दोनों के लिए कर रखा है, जो कि तुमने स्पेशली पढ़ा होगा, जिसको बोलते हैं EWS की, जिनको कैटेगरी मिल रखी है, जो 10%, दैट इज इकोनॉमिकली वीकर। और बाकी जो ST, OBC, वुमेन, ST, SC, OBC, इन तीन के लिए जो मिल रखी है, दीज आर बैकवर्ड, एजुकेशनली बैकवर्ड एंड दूसरा क्या बोलते हैं इसको, सोशली बैकवर्ड। ठीक है, दोनों चीजें हैं। ओके, इज देयर एनी जॉब वेयर रेजिडेंस कैन बी कंडीशन, ऑब्वियसली देयर इज, मैं बताऊंगा अभी कैसे है। ये थी पढ़ाई के बारे में बात। ठीक है, अब आ जाती है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात की। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में तो आर्टिकल 16 बात करता है नौकरी के लिए, अब 15 बात कर रहा था एजुकेशन के लिए, एजुकेशन के लिए होगी। जैसे कि पंचायत के अंदर तुम्हें पता है कि वुमेन की रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, तो पंचायत के अंदर रूल लगा रखा है कई जगहों पे कि जो पंचायत की हेड होगी वो औरत होगी। जिसने अगर पंचायत सीरीज देखी होगी, पंचायत जो अमेजोन के ऊपर आई थी, ठीक है, बहुत फेमस सीरीज देखी होगी, टेलीग्राम सबके पास है आजकल। तो उसके अंदर बताया गया था कि जो वो इंसान, जो आदमी था, प्रधान जी, हाँ, उनको हटा के औरत औरत पे सीट देते, और प्रधान जी ने अपनी वाइफ को बना दिया, क्योंकि वो सीट स्पेसिफिकली औरत के लिए थी, तो दैट इज, तो औरत को प्रमोट करने के लिए वो सीट औरत को दी गई, तो यहाँ पे वुमेन का यूज आ गया। ठीक है, चिल्ड्रन, तुम्हें मिड डे मील के बारे में बताया गया होगा। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि जो पहले DPSC बड़े बड़े स्कूल होते थे, इसमें सिर्फ अमीर लोग आते थे। ठीक है, तो उसमें क्या करा कि सिर्फ अब ये, और सरकार जो गरीब होते थे उनको सरकारी स्कूल में डालते थे, बट अब एक रूल नया निकाल दिया कि जो भी स्कूल होंगे उनके अंदर स्पेसिफिक एक सीट होगी जो इकोनॉमिकली वीकर के लिए होगी। अगर किसी ने वो देखी होगी, कौन सी आई थी, इंग्लिश मीडियम, सॉरी हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम, इरफान खान की, तो उसमें देखा होगा उसने अपने बच्चे को एडमिशन दिलाने के लिए गरीबों के उसमें, गरीबों की तरह रहने लग गए थे। हाँ, तो वो एग्जाम्पल है आर्टिकल 15 का। ठीक है, कि स्पेसिफिकली हमें गरीब, जो गरीब है, ठीक है, हमें गरीब बन के दिखाना पड़ेगा, चिल्ड्रन गरीब हैं, हमें प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है, तो वो उन्होंने उस तरीके से करा था, हिंदी मीडियम। हाँ, तो ये एग्जाम्पल आर्टिकल 15 में है। मिड डे मील की स्कीम मैं लास्ट में बताऊंगा, याद दिला देना मेरे को, एक बार बता दूंगा क्या है वो। ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा था मैं 16 में। ये बात थी नॉर्मल एजुकेशन के लिए, या फिर कोई सीट के लिए, या फिर कुछ के लिए। अब बात आती है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए, जो जो और जो तुम्हारा ये ड्यू में एडमिशन होता है वो 15 के बेसिस पे होता है। ठीक है, अब बात आती है एम्प्लॉयमेंट, जिसको नौकरी चाहिए, तो उसमें 16 में आते हैं। ठीक है, 16 के अंदर क्या है कि फॉर ऑल सिटीजन इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मतलब अगर मुझे लड़ना है IAS IPS के लिए, तो अगर उसमें 900 सीटें हैं, तो 900 सीटें सबको इक्वली बटेंगी। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी का, ST का, OBC का, सबके सब लड़ेंगे, ये आर्टिकल 15-16 बोलता है। बट मैं तुम्हें बताया, फिर एक एक्सेप्शन उठ के जाती है, जिसको हम इंदिरा साहनी केस बोलते हैं, नागराज केस बोलते हैं। ठीक है, ये इसका है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पार्ट है, जो तुम थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ोगे। इसमें नागराज और इंदिरा साहनी केस आ जाता है कि सब पर रिजर्वेशन मिलेगा फॉर द पोस्ट ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास दैट इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन स्टेट सर्विसेज। तो दैट्स वाई हमारे पास ST SC, अगर अब हमारे पास 50, अगर 1000 सीटें हैं, तो 50 सीटें जनरल कैटेगरी की होंगी, और जो 50 सीटें होंगी उसके अंदर 27, जो 27% सीटें हैं, वो तुम्हारी इसके पास होंगी, OBC के पास होंगी। तो 1000 का 27% कितना होगा, 270।
तो 270 सीटें ओबीसी के पास हैं, 500 सीटें जनरल के पास हो गई, और जो रिमेनिंग सीटें हैं वो एसटी, और 10%, 100 सीटें ईडब्ल्यूएस के पास होगी, और जो रिमेनिंग बची वो एसटी एससी को दे दी, और कुछ सीटें फिजिकली हैंडीकैप्ड को बढ़ा दी। दैट इज योर एक्सेप्शन इन आर्टिकल 15, आर्टिकल 16। हरियाणा रिजर्वेशन से और मराठा रिजर्वेशन से बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब पर तुम समझ चुके हो 16 का मतलब क्या है, इस मोटा मोटा, ठीक है। तो मराठा वाला रिजर्वेशन की जो बात हो रही है कि मराठियों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो जो तुम्हारे में लेटेस्ट बिल आ रखा है अभी, जो 127 आ रखा है, वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है, इससे और 15 से, कि स्टेट के पास पावर होनी चाहिए ओबीसीज या बैकवर्ड क्लास को डिफाइन करने की, ताकि हम उनको रिजर्वेशन दे सके जॉब के अंदर भी और एजुकेशन के अंदर भी। तो ये तुम्हारा लेटेस्ट पार्ट है जो कि स्पेसिफिकली 16 और 15 को चेंज करता है, ठीक है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17, जो तुम्हें छुआछूत जिसको हम बोलते थे, कि भाई ये आज से ये उसका लोअर कास्ट का मेंबर है, अगर हम इसको छुएंगे तो हम अनप्योर हो जाएंगे, तो वो चीज बिल्कुल बंद हो चुकी है। अगर तुम ये काम करते हो तो सीधा जेल में जाओ, ठीक है, आर्टिकल 70 के साथ, ठीक है। चलिए, पनिशेबल विद अकॉर्डेंस विद द लॉ, जो कुछ लॉ बना रखे होंगे उसके हिसाब से, ठीक है। और अनटचेबल सबसे अच्छी बात ये है, अगर अगर तुम अनटचेबिलिटी के अंदर कहीं आ रखे हो, तुम्हारे अंदर अगर एफआईआर भी हो रखी है ना अनटचेबिलिटी के अंदर, तो तुम कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते, सबसे बड़ी बात होती है। तो जितने भी तुम्हारे ये होते हैं जो एमपी एमएलए के लिए खड़े होते हैं, पंचायत के लिए खड़े होते हैं, उन पे जब रेप का कन्विक्शन भी आ जाए, कुछ भी कन्विक्शन आ जाए, वो उससे नहीं डरते, क्योंकि उसके अंदर ये कि जब तक कन्विक्शन नहीं होगा तब तक आप एमपी रह सकते हो। बट ये एक ऐसी अकेली चीज है कि जिसके अंदर, सॉरी, इसके अंदर अगर तुम्हारा कन्विक्शन हो रखा है अनटचेबिलिटी के अंदर, तो तुम बिल्कुल डायरेक्टली हट जाओगे एक बार में एमपी एमएलए से, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकली एक चीज है जो अनटचेबिलिटी में बताती है, ठीक है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे भी नहीं होना चाहिए, शॉप होटल पब्लिक प्लेस में घुसने से मना करना, ये वो पब्लिक एंटरटेनमेंट सिनेमा वाला एग्जाम्पल, ठीक है। एडमिट पर्सन हॉस्पिटल एजुकेशन, और ये तुम एससी कैटेगरी के हो, तुम कैसे इसमें आ सकते हो, तुम मुस्लिम हो और तुम हिंदू स्कूल में कैसे आ सकते हो, दीज आर थिंग्स, ठीक है। बट हाँ, सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शंस कुछ होती हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ट्रेडिशनल रिलीजियस फिलोसफिकल और अदर ग्राउंड्स के ऊपर इंसल्टिंग अ पर्सन टू शेड्यूल कास्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ अनटचेबिलिटी, जैसे तुम्हें एग्जांपल बताया अभी, सेम चीज। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स अंडर आर्टिकल 18, ठीक है। कुछ टाइटल्स होते हैं हमारे पास, जिसके वजह से कई होगा कि डॉक्टर लगा होता है, कर्नल लगा होता है, ठीक है, कई होगा कि भारत रत्न लगा होता है, ठीक है, परमवीर चक्र बॉडी बोल देते हैं हम लोग, ठीक है, पहले हम उसको राजा बोलते थे, राजा रायवीर सिंह आ रहे हैं, ठीक है। तो दीज आर टाइटल्स, तो आर्टिकल 18 ने टाइटल्स को बिल्कुल हटा दिया है, ठीक है। बट इसके अंदर कुछ प्रोविजंस है स्पेसिफिकली, कि स्टेट जो है वो प्रोहिबिट करेगा कोई भी टाइटल किसी सिटीजन को या उसको उसके लिए देने से, ठीक है, एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक। डॉक्टर लगा सकते हो, आगे अपने रैंक लगा सकते हो, अगर मिलिट्री से तो कर्नल हो गया, कैप्टन हो गया, ठीक है। आर्मी, हाँ आर्मी का होता है, बोलते रहा हूँ मैं, एक्सेप्ट बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। तो ये होता है एकेडमिक डिस्टिंक्शन, अगर तुम डॉक्टर हो, पीएचडी हो, तो डॉक्टर लगा सकते हो अपने आगे, और अगर डॉक्टर हो तो लगा सकते हो। अब तुम लॉयर हो तो आगे अपने आगे एडवोकेट लगा सकते हो, पर एडवोकेट इज नॉट ए टाइटल, ठीक है। कई लोग इंजीनियर होते हैं, जो कई होते, तुमने फेसबुक पे देखा होगा, इंजीनियर हो रखे हैं तो ईआर लगा देंगे अपने आगे, ईआर केशवकांत शर्मा, ठीक है, इंजीनियर, अपना को इंजीनियर बताएंगे, तो दैट इज नॉट ए टाइटल, ठीक है। ऐसा कोई टाइटल एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ मिलिट्री टाइटल्स और एकेडमिक, जो एकेडमिक टाइटल्स होते हैं, ठीक है। हाँ, सीए लिख देते हैं, तो सीए कोई टाइटल नहीं, आगे अपना आगे नाम, अगर तुम सीए बनते तो अपने नाम के आगे सीए लगा देंगे, गाड़ी के आगे सीए लगा देंगे, कुछ दिनों में बताएंगे हम सीए हैं स्पेसिफिकली, ठीक है। स्कूटर के आगे सीए का बड़ा सा आइकन लगा देंगे, एक ही आइकन होता है उनके पास, ठीक है। तो वो टाइटल नहीं है, ठीक है। अगर वो टाइटल होता, अगर वो एक्सेप्शन में नहीं आता तो उसको प्रोहिबिशन लग जाता, पर वो टाइटल नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ एक एकेडमिक डिस्टिंक्शन है कि तुम एकेडमिकली सीए हो, ठीक है। एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट, ठीक है। डेजिग्नेशन पीछे लगता है, टाइटल आगे लगता है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन डेजिग्नेशन एंड टाइटल। टाइटल इज लाइक मिस्टर, मिसेस, कर्नल, कैप्टन, मेजर, दीज आर टाइटल्स, ठीक है, जो आर्मी के पास होते हैं, एयरफोर्स नेवी के पास होते हैं, ठीक है। डेजिग्नेशन इज समथिंग विच कम्स आफ्टर योर नेम, फॉर एग्जांपल आईएएस, आईपीएस, ठीक है, इंजीनियर, दीज आर जूनियर इंजीनियर, दीज आर डेजिग्नेशन, फर्क होता है दोनों में। एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट, ठीक है, आज से पाकिस्तान तुम्हें बोले तुम आज से मोदी जी वजीर आजम है, तो मोदी जी वजीर आजम नहीं लगा सकते अपने आगे, चाहे पाकिस्तान को हम कैप्चर भी कर ले, ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास ये पावर नहीं, ठीक है, आर्टिकल 18 मना करता है, ठीक है, अनटिल अनलेस प्रेसिडेंट बोल दे कि तुम ले सकते हो, ठीक है। कोई भी फॉरेन इंसान है, फॉरेन डेजिग्नेशन नहीं दे सकता, ठीक है। एक बंदे का नाम था, उसको कुछ बोला गया था कि आज से ये कुछ टाइटल दिया गया था, तो स्टेट गवर्नमेंट प्रेसिडेंट ने मना कर दिया कि तुम नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है।
any foreigner holding any office of profit trust India cannot accept a title from the foreign state without the consent of President of India. होल्डिंग प्रॉफिट क्या कहते हैं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट, फॉर एग्जांपल एनजीओ ट्रस्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जैसे कोई भी फॉरेनर है पर वो इंडिया में रह रहा है, उसको इंडियन सिटीजन मतलब इंडिया के अंदर रह रहा है, यूएन का मतलब होल्डिंग एनी ऑफिस मतलब इंडिया के अंदर कोई भी ऑफिस के अंदर वो है, गवर्नमेंट जॉब के अंदर, जैसे कि फॉरेनर्स डिग्निटरीज इंडिया के कुछ पार्ट बनते हैं, डॉक्टर के टाइटल एग्जांपल, यस डॉक्टर के टाइटल वो इंडिया के पार्ट बनते हैं। तो वो कोई भी अगर उनकी यूएसए ने उसको बोला कि आज से तुम अपने टाइटल के आगे क्या कहते हैं विक्टोरिया मेडल, तुम विक्टोरिया मेडल लिख सकते हो, तो विक्टोरिया मेडल अलेक्जेंडर नाम हो गया उसका आज से, तो वो नहीं कर सकता अंटिल इंडिया का प्रेसिडेंट उसे अप्लाई अप्रूव ना कर दे, वो खाली एलेक्स ही रहेगा। बट विक्टोरिया मेडल एलेक्स अगर उसको लगाना है आगे विक्टोरिया मेडल, तो उसको प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी अगर वो पार्ट है किसी इंडियन ऑफिस के अंदर, ठीक है। और फिर हाँ कर सकते हैं, सारे ही करते हैं, राजा नहीं बोलते राजा साहब आगे गांव के अंदर पंचायत, तो ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। वही अगली चीज है, होल्डर एनी विदाउट टेरिटरी ऑफ इंडिया विद प्रेजेंट एनरोलमेंट एंड ऑफिस अंडर एनी फॉरेन स्टेट विदाउट कंसल्ट प्रेसिडेंट। अब तुम फॉरेन के अंदर रह रहे हो, तुम इंडिया में रह रहे हो, ठीक है, और तुम्हें कोई फॉरेन बंदा तुम्हें पावर दे रहा है या तुम्हें कोई पैसे भेज रहा है या तुम्हें कोई स्पेसिफिकली गाड़ी दे रहा है, ठीक है, और तुम्हें रहने के लिए कुछ चीजें कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। बट टाइम 15 मिनट 15-20 मिनट और, ठीक है, खत्म कर रहा हूँ मैं इसको फटाफट, 40 तक ही चलेंगे हम, 1 घंटा एग्जैक्टली पूरा, ठीक है। विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट नहीं मिल, प्रेसिडेंट जब तक ना बोले तो तुम कोई गिफ्ट नहीं एक्सेप्ट कर सकते, टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो टाइटल बिल्कुल ही मना है अंटिल एकेडमिक टाइटल और मिलिट्री टाइटल, बस याद रखना। राइट टू फ्रीडम 19, 20, 21, 22, ठीक है। 19 तुम्हें पता ही है क्या है, प्रोटेक्शन 6 राइट्स का देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कुछ भी बोल लो, कुछ भी बता दो, ये कर लो वो कर लो। पीडीएफ मिल जाएगी यार, अभी सुन लो बस एक बार, ठीक है। राइटिंग, प्रिंटिंग, पिक्चरिंग और एनी अदर मैनर, ठीक है। तुम्हें अभी अपने बारे में एक वो क्या बोलते हैं, एक होटल खोला है, ठीक है, और उसके आगे तुमने अपना नाम लगा दिया होटल पे, ठीक है, तो होटल को तुमने चिपका दिया, प्रिंटिंग में तुमने बताया तुम्हारा होटल, तो जैसे फ्रीडम, तुम कुछ भी कर सकते हो, अपने होटल का नाम कैसे प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। अनटिल अनलेस सब्जेक्ट कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं उसको छोड़ के। राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, अब 15 के 15 बंदे आज चलो चाय पीने चलते हैं, उस पर टपरी पे जाके खड़े हो गए 100 लोगों के साथ, अच्छा 15-20 लोग खड़े हो गए, भाई चाय बना, तो जैसे पीसफुल असेंबली, ठीक है। अब अगर तुम गन लेके खड़े हो जाओगे तो दैट इज नॉट ए पीसफुल असेंबली, तुम्हारे ऊपर इंक्वायरी हो सकती है। एक तुमने पढ़ा होगा सुना, कर्फ्यू लगा दिया, तो व्हाट इज कर्फ्यू, 5 मैक्सिमम 5 पीपल, अगर 5 बंदे कहीं दिख गए एक साथ, सबको अंदर डाल देंगे, हाँ 144 चेयर, तो दैट इज वहां पे ये स्पेसिफिक राइट खत्म हो जाता है, तो मैं तुम्हें बताया ना कि एब्सोल्यूट नहीं है, तो 144 हटा देता है, ठीक है। समझा नहीं मैं यार, सॉरी, ठीक है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन यूनियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आजकल तुमने देखा होगा कोई भी बंदा कोई भी एक नई पार्टी बना रहा है, यूनियन ट्रेड यूनियन बना देता है उठा के, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना देता है, ठीक है। कोई जैसे लोग यहाँ पे रहने वाले होंगे जीके गेटर कैलाश की तरफ या फिर हौज खास में, तुम देखो सोसाइटीज बनी हुई है ढेर सारी, तो कोई भी टाइप सोसाइटी का नाम रख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी नाम दे सकते हो, तो कोऑपरेटिव कुछ भी बना सकते हो, दैट इज योर पावर बनाने की, ठीक है। फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तुम लोग कहीं भी घूम सकते हो इंडिया के अंदर, ठीक है, बट देर इज समथिंग कॉल्ड इनर लाइन परमिट, जो कि हमारे लद्दाख में लग चुका है। तुमने सुना होगा इनर लाइन परमिट के बारे में बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो सिर्फ बंदा होगा उस स्टेट का, सिर्फ वही जा सकता है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे तुमने उस कल्चर को बचाना है, ठीक है। तो दैट इज रेस्ट्रिक्शन, क्वालिफाइड रेस्ट्रिक्शन आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, कंट्री के बाहर जा सकते हो, वापस आ सकते हो, पासपोर्ट है तुम्हारे पास तो, ठीक है, अंदर कहीं भी घूम लो बिना पासपोर्ट के, दैट इज योर राइट। मुझे सीपी जाना है तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, हाँ बट कोरोना चल रहा है तो गवर्नमेंट ने रूल निकाल रखा है कि तुम ऐसे नहीं घूम सकते, क्योंकि जब तक तुम्हारे स्पेसिफिक काम हो, दैट इज योर क्वालिफाइड रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। राइट टू रिसाइड सेटल एनी पार्ट ऑफ इंडिया, कर सकते हो, बट कई जगह पे तुम रह सकते हो। अब तुम्हें मन कर रहा है कि मेरे को जाके भाई वहां रहना है इनके बीच में, नक्सल जो एरिया आ जाता है वहां रहना, नहीं रह सकते भाई, क्योंकि स्पेसिफिकली वो एरिया लॉक्ड है रहने के लिए, तो नहीं रह सकते। JNK में नहीं रह सकते, अरुणाचल प्रदेश में नहीं रह सकते, क्योंकि तुम्हें कल्चर को बचाना है, सारे सारे वहां घुस जाएंगे। अब जैसे हिमाचल के अंदर प्रॉपर्टी लेना मना है, तो हिमाचली उनको पता है कि तुम्हारे कोई दोस्त है तो प्रॉपर्टी नहीं ले सकता, सिर्फ हिमाचल का बंदा गिफ्ट कर सकता है उन बंदों को, कि हाँ मैं गिफ्ट कर रहा हूँ अपनी प्रॉपर्टी, वो खरीद के गिफ्ट कर सकता है, बट कोई स्पेसिफिकली बाहर का बंदा आके नहीं कर सकता, बिकॉज अगर ऐसा करेंगे सारे दिल्ली वाले हिमाचल में घर ले लेंगे या शिमला में घर ले लेंगे, ठीक है। तो वो चीज बच जाती है, हाँ हाँ रेस्ट्रिक्शन आ जाती है, ठीक है। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशनल कैरी आउट ट्रेड,
हाँ, तुम कोई भी तुम्हारा जो मन चाहे तुम वो कर सकते हो। तुम्हें होटल खोलना होटल खोल सकते हो, तुम चाहो तो ड्राइवर बन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम नहीं कर सकते, जैसे कि ट्रैफिकिंग वुमेन और चिल्ड्रन। तुम्हें, हाँ, ट्रैफिकिंग करना है। भाई देहरादून में देहरादून वाले से बात करना, मेरे को आइडिया नहीं देहरादून यूपी का कोई उसका। हाँ, ड्रग्स नहीं बेच सकते, एक्सप्लोजिव नहीं बेच सकते, ठीक है, ये चीजें मना है। तो इस प्रोफेशन में नहीं आ सकते। बट कंडीशन ये है कि तुम्हारे पास अगर पावर है, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम आर्म्स डीलर हो, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लाइसेंस के साथ, तो ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर तुम एडवोकेट हो तो तभी तुम अगर तुम्हारा एडवोकेट की नॉलेज और तुमने बार काउंसिल एग्जाम पास किया, देन तभी तुम ले सकते, तभी तुम एडवोकेट बन सकते हो। अगर तुम्हारे पास डॉक्टर की डिग्री है तभी तुम अपना नाम जाके डॉक्टर लगा सकते हो, डॉक्टर, और तुम अपना क्लिनिक खोल सकते हो। जब भी तो फर्जी डॉक्टर जिनको बोलते हैं पकड़ लेते हैं, क्यों पकड़ लेती है? क्योंकि आर्टिकल 19 को मना करता है। यार ये बाद में बात कर लेना, ठीक है, कि कौन कर ले सकता है क्या। राइट टू इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, अब आ जाता है 20 के बारे में, ठीक है। 20 के अंदर ये बोलता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर द ऑफेंसेस अंडर आर्टिकल 20, ठीक है। कि कोई भी इंसान को ऐसे नहीं उठा सकते, ठीक है, आर्बिटरी एक्शन के अगेंस्ट, ठीक है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास स्पेसिफिकली आईपीसी है, जो अगर तुम आईपीसी में कुछ रूल तोड़ोगे तभी तुम्हें उठा के लेके जाएंगे। एसटीएससी का एक्ट है, कुछ तोड़ोगे तभी लेके जाएंगे। एनडीपीएस एक्ट है, ड्रग्स बेचोगे तभी तुम्हें लेके जाएंगे। अब मैं घर बैठ के चाय पी रहा हूँ तो मैं उठा के नहीं लेके जा सकता, ठीक है। दैट इज योर आर्टिकल 20। उसके अंदर एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स ऑफ द टाइम। अब भाई मोदी जी क्या करते हैं, राहुल गांधी को ना कोई एक नए एक्ट में पकड़ लेते हैं, ठीक है, कि उसने टाइम मजाक उड़ाया है, ठीक है, इंडिया का। तो ऐसा कोई लॉ तो इंडिया में है ही नहीं फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर, और ऐसा कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है बोलना, ठीक है। तो उस चीज, उस पर वो अभी नहीं है, ठीक है। पर इसमें क्या होगा कि आज से, वो कहते हैं कि पहले उन्होंने अरेस्ट करा राहुल गांधी को, फिर अगले दिन पार्लियामेंट ने लॉ पास कर दिया और वो लॉ पावर में आ गया, तो ये नहीं कर सकते। उस टाइम पे जो लॉ होगा उसी में कर सकते हैं। अगर आईपीसी आज के टाइम में, अगर आईपीसी में कोई स्पेसिफिक सेक्शन है। सॉरी, तो अगर कोई स्पेसिफिक आज के टाइम में अगर कोई रूल है तभी चलेगा। 377 खत्म कर दिया, अब 377 में कुछ भी करोगे। जैसे कल एक बात चली थी 66A के अंदर, आईटी एक्ट 2000, श्रेया सिंघाल केस जिसको बोलते हैं, कि तुम अगर कुछ भी पोस्ट करोगे ट्विटर फेसबुक पे तो तुम्हें नहीं उठा सकते, कन्विक्शन नहीं कर सकते। अब वो चीज हट चुकी है। अब मैं कुछ भी करूंगा और होगा, तो मेरे पे केस नहीं कर सकते। पर जब वो था तभी कर सकते थे। अब ये नहीं है कि मेरे पे पहले केस करे और अगले दिन 66A को दोबारा रिप्राइव कर दे, नहीं, अगर वो रिप्राइव होगा उसके बाद मैं कुछ करूँ तभी मेरे को पकड़ेंगे, ठीक है। हाँ, हाँ, दीज आर रिस्पेक्टिव, ठीक है। तो वो दैट इज रेस्पेक्ट, रेट्रोस्पेक्टिव लॉ अलग होते हैं, प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो चीजें आएंगी बाद में। एक्स पोस्ट फैक्ट, हाँ, वो इसी का पार्ट है, जो लॉ उस टाइम पे होता है, दैट इज एक्स पोस्ट फैक्टो। जो पोटेंशियली प्रोसिक्यूटेड एंड प्रोसिक्यूटेड फॉर पनिशमेंट सेम ऑफेंस मोर देन वन, जिसको हम डबल जियोपार्डी वर्ड बोलते हैं, अगर तुमने कहीं सुना होगा। डबल जियोपार्डी, अगर तुमने वर्ड सुना होगा, डबल जियोपार्डी होती है कि अगर तुम्हारा, अगर तुम्हें सपोज करो एक बार तुम्हारा कन्विक्शन हो गया, तुम्हें एक बार बच चुके हो, ठीक है, अब से तुम्हारा खत्म हो चुका है और तुम उसमें एक्विट हो चुके हो, तो तुम्हारे पे दोबारा केस नहीं लगा सकते, ताकि तुम्हें डिफरेंट कोर्ट में ले जाके तुम्हारे ऊपर करे और तुम्हें दोबारा कन्विक्शन दिखा सके। दैट इज योर योर डबल जियो पार्टी, ठीक है। उसको बोलते हैं डबल जियो पार्टी। ये नहीं हो सकता, ठीक है। इट इज डबल जियो पार्टी। एक बार तुम्हारा अगर एक बार तुम निकल चुके हो तो निकल जाओगे। एक बार तुमने 10 साल सजा काट ली तो दोबारा सेम ऑफेंस 10 बार सजा नहीं काट सकते, ठीक है। दैट इज योर डबल जियो पार्टी, ठीक है। कंपेयर टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, ये तुम एविडेंस के अंदर भी पढ़ोगे और सीआरपीसी में पढ़ोगे। तुम अपने खिलाफ कोई भी नहीं बोल सकते। अब तुम जाके बोलो कि पुलिस में जाके, सर मैंने तो मर्डर कर रखा है, मेरे को अंदर ले लो, सिर्फ पुलिस तुम्हें सिर्फ अरेस्ट कर सकती है दो उस टाइम के लिए। मजिस्ट्रेट के सामने जब तुम ये चीज नहीं बोलोगे ना कि मैंने मर्डर करा है, तब तक कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। और नहीं मजिस्ट्रेट तुम्हें फोर्स कर सकता है कि तुम्हें बोलना पड़े, नहीं तुम्हें पुलिस फोर्स कर सकती है कि जबरदस्ती करो। सरेंडर इज अ डिफरेंट थिंग। सरेंडर का तो मतलब यही होता है कि तुम अपने आप को बता रहे हो कि हाँ, पर अपने खिलाफ विटनेस नहीं हो सकते कि मैंने मर्डर करा है और मैं जबरदस्ती किसी के प्रेशर में आके बोल दूं कि सर मैंने ही मर्डर करा है। दैट इज फोर्सिंग, फोर्सिंग नहीं हो सकती। हाँ, पर अगर मैं वॉलंटरी बोलना चाह रहा हूँ तो दैट इज डिफरेंट थिंग। तो जब भी तुम्हारा मजिस्ट्रेट होगा तुम्हें 3 बार बोलेगा कि तुम्हें एक चीज बोलने से पहले मैं तो वार्निंग कर रहा हूँ कि तुम्हारे अगेंस्ट जा सकती है। मजिस्ट्रेट ये बात बोलता है, ठीक है, पुलिस भी ये बात बोलती है।
उसके बाद तुम बोलते दैट इज वॉलंटरी, बट जबरदस्ती पुलिस में 3 डंडे मार के बोले कि भाई तुम्हें बोलना है, दैट इज कैन नॉट बी डन, वो इसमें आता है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 सबसे फेवरेट सेक्शन है ये। तुम्हारा कुछ भी ना हो रहा, आर्टिकल 21 लिख दो कि मेरे को चाय पीना मेरा अधिकार है, आर्टिकल 21 लिख रखा है, ठीक है। मैं लेट सो सकता हूँ, आर्टिकल 21, मैं जल्दी उठूंगा, आर्टिकल 21, मेरे को नहीं पढ़ना आर्टिकल 20, पढ़ना है आर्टिकल 20, सबसे फेवरेट आर्टिकल है ये। ठीक है, अपनी पर्सनल लाइफ और लिबर्टी से नहीं हो सकता एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय, ठीक है, एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई लॉ बनेगा देन ही तुम्हें पकड़ सकते हैं, जैसे कि आईपीसी है। आईपीसी और सीआरपीसी प्रोसीजर दे रखे हैं कि अगर मैं मर्डर करूंगा तो कैसे करना है, बट अगर आईपीसी और सीआरपीसी नहीं होगा तो मर्डर करके भाग जाऊं, ठीक है। सर ये हुआ था ना, नीचे है 21 है यार, ये रहा, टेंशन ना लो। ठीक है, मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए तो इसमें सबसे बड़ा केस है मनेका गांधी का केस। ड्यू प्रोसेस, हाँ बताता हूँ मैं उसको भी। मनेका गांधी केस, मनेका गांधी को क्या हुआ था, मनेका गांधी जब संजय गांधी की डेथ हुई तो मनेका गांधी इस टाइम पे थी, तो मनेका गांधी बोलती थी कि इंदिरा गांधी और गांधी फैमिली पे अगेंस्ट में जाती थी कि ऐसा क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ, बड़े गलत लोग हो, ठीक है। तो उस चीज को बचने के उस टाइम पे उन्होंने एक लगा दिया कि तुम्हें पासपोर्ट नहीं देंगे आप, क्योंकि तुम इंडिया के खिलाफ बोल देती हो, इंडिया के खिलाफ बोल देती हो, ठीक है। तो उस टाइम पे आर्टिकल 21 आया था कि मेरा अधिकार है किसी के अगेंस्ट जाना, ठीक है, और करना, और मुझे पासपोर्ट मिलना चाहिए, मुझे बाहर जाना है, दैट इज आर्टिकल 21 वाला केस, ठीक है। बट उनको लास्ट में पासपोर्ट नहीं मिला था बिकॉज देयर वाज स्पेसिफिक रूल इन पासपोर्ट एक्ट कि तुम ऐसे किसी को डिमीन नहीं कर सकते, या तुम्हारे अगर पहले एफआईआर कुछ हो रखा हो तो जब तक खत्म नहीं होगी तो नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ केसेस अंडर आर्टिकल 21, यार बता दिया मैंने तुम्हें। आर्टिकल 21 का सबसे बड़ा केस ये है कि मनेका गांधी वाला केस, पासपोर्ट नहीं दिया था तो मनेका गांधी वाला केस, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे केसेस होंगे, मैं कल बता दूंगा तुम्हें, ठीक है, कभी याद नहीं आ रहा स्पेसिफिक उनका नाम, ठीक है, आया तो बता दूंगा। 21 है एजुकेशन, 86 सीए से आया है, याद रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये 45 पार्ट 6 में था पहले, ठीक है, डीपीएसपी के अंदर, और कुछ नहीं है, बस सबको एलिमेंट्री एजुकेशन देने का प्रोविजन है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट डिटेंशन, आर्टिकल 22 तुम्हें बताता है कि तुम अरेस्ट अरेस्ट और डिटेंशन के बारे में बताता है, ठीक है। इसमें दो टाइप की होती है, प्रिवेंटिव एंड प्यूनिटिव। प्यूनिटिव जब तुम्हें पता तुम्हारे पे केस हुआ है मर्डर का और सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है, जस्ट तुम्हें बोलता दैट इज प्यूनिटिव, अच्छा तुम 20 साल के लिए जेल में, दैट इज प्यूनिटिव। प्रिवेंटिव, जो तुम्हारे, तुमने सुना होगा कि आज के टाइम में आधे लोग जो ट्विटर चलाते हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं, वो बोलते हैं कि तुमने हिंदू को कैसे बाहर कर दिया, मुस्लिम को कैसे अंदर कर दिया, कि मुस्लिम पे तुमने प्रिवेंटिव लगा दिया देशद्रोह बोल के। तो दिस इज प्रिवेंटिव, कि कोई बंदा कुछ करने से पहले उसको प्रिवेंट करना, दैट इज प्रिवेंटिव। अगर तुम उनको लगता है कि ये इंसान हेट स्पीच करके इंडिया के को अलग करने की बात कर सकता है तो उसको उठा के प्रिवेंटिव में डाल देंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल है यूएपीए, सुना होगा तुमने, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट, ठीक है। इसके अंदर तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें पहले ग्राउंड ऑफ अरेस्ट क्या है। सेडिशन, हाँ सेडिशन के अंदर यूएपीए लग जाता है सीधा। ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, लीगल प्रैक्टिशनर, ठीक है, तुम्हें तुम्हारी पसंद का बंदा तुम्हें डिफेंड करेगा, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताया जाएगा, ठीक है। मजिस्ट्रेट के 24 घंटे लेके आने हैं, पर टाइम नहीं होता है इसके अंदर, ये बात याद रखना, क्वेश्चन आता है कभी कभार कि तुम्हें मजिस्ट्रेट कब कब लेके जा सकते हैं, 24 आवर्स के अंदर लेके जाएंगे, बट जो ट्रैवलिंग का टाइम है उस वो इंक्लूड नहीं होगा 24 में। ट्रैवलिंग का टाइम में 3 4 घंटे फालतू लग सकते हैं, तो 27 आवर्स बन जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है। 24 घंटे बाद रिलीज करना, अगर मजिस्ट्रेट ऑथराइज, अगर मजिस्ट्रेट कुछ नहीं बोलता है, तो मजिस्ट्रेट ने बोला कि नहीं तुम्हें रिमांड में रखना पड़ेगा तो 7 दिन में डाल देंगे, पर नहीं बोलता नहीं तो जाने देंगे, बेल देंगे, ठीक है। इसके अंदर एक चीज याद रखना कि डिटेंशन जो होता है प्रिवेंटिव, जिसको हम बोलते हैं, वो 3 महीने के ऊपर एक्सीड नहीं कर सकता। अगर करता है तो तुम्हें एडवाइजरी बोर्ड जजेस ऑफ हाई कोर्ट वही बोलेंगे, ठीक है। तो ग्राउंड भी बताएंगे क्यों तुम्हें उठा रखा है, और अपॉर्चुनिटी भी देंगे अगेंस्ट ऑर्डर के लिए भी। तो कई बार तुम सुना होगा, तुम लोगों ने ट्विटर पे लोग शुरू हो जाते हैं कि यार ऐसे कैसे तुम्हें प्रिवेंटिव में डाल रखा है उमर खालिद को, तो उमर खालिद के खिलाफ स्पेसिफिक कुछ चीजें आ रखी हैं, दैट्स वाइज इन प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। तो ऐसा नहीं कर सकते कि तुम उसको डाल दो। हाई कोर्ट के जजेस ने बैठ के बात सोची होगी, सुप्रीम जजेस ने, कि ऐसे क्यों हम कर रहे हैं अंदर। राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, 2024 23, फोर्स लेबर नहीं कर सकते तुम, ठीक है, ये चीज होती है। तो 23 में ये बोलता है कि तुम प्रोस्टिट्यूशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, ठीक है। ये दोनों के लिए, सिटीजन नॉन सिटीजन के लिए। देवदासी, स्लेवरी, प्रोस्टिट्यूशन, सेलिंग ऑफ बाइंग एंड मैन चिल्ड्रन, ये चीज नहीं होती, ठीक है। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, ये इसके लिए बना हुआ है, ठीक है, स्पेसिफिकली।
24 चाइल्ड लेबर नहीं कर सकते, ढाबों के ऊपर तुम बच्चों को नहीं ला सकते, बच्चों से काम नहीं कर सकते फैक्ट्री में, ठीक है। एग्जाम्पल में चाइल्ड लेबर में तुमने बता दिया एक्ट है, ठीक है। 2016 में अमेंडमेंट आता है कि 14 साल से नीचे, इसमें याद रखना 14 साल से नीचे किसी को भी काम करना अलाउड नहीं है, ठीक है। कंप्लीटली प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट अंडर 14 ईयर्स। तो ये क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल 23 में किसको, 24 में किसको काम करना मना है, तो याद रखना बिल्कुल मना है 14 साल से नीचे, 14 ईयर्स से नीचे, ठीक है। और 14 से 18 वालों के लिए अलाउड है काम करना, बट जो नॉन हजार्डस होती है। ये नहीं कि तुम उनको ग्लास की फैक्ट्री में डाल दो या फिर ऐसी फैक्ट्री में जहाँ पे आरी लगी होती है, ठीक है। फिल्म इंडस्ट्री, हाँ फिल्म इंडस्ट्री इज ए नॉन हजार्डस ऑक्यूपेशन, बट पटाखा फैक्ट्री हजार्डस है, हाँ तो हजार्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो पटाखे फैक्ट्री में अलाउड, अगर तुम किसी बच्चे को देखो तुम बोल सकते हो आर्टिकल 24 लगा के हटा सकते हो। अगर तुम किसी बच्चे को देखते हो 10 साल के बच्चे को ढाबे पे जबरदस्ती रोटी लेने लेके आ रहा है, तो तुम बोल सकते हो कि तुम्हें मना है काम करना, ठीक है। दैट इज आर्टिकल 24। तो 14 से नीचे बिल्कुल भी नहीं, 14 से 18 के बीच में उन लोगों के लिए नॉन हजार्डस, जहाँ पे काम ऐसा ना हो जहाँ पे उनको कुछ लग सकता हो, जैसे पटाखा, ठीक। हाँ फिल्म इंडस्ट्री नॉर्मल है, फिल्म इंडस्ट्री में कोई इशू नहीं है। अगर इससे फिल्म एडल्ट इंडस्ट्री जहाँ बच्चों का यूज हो रहा है तो वहां पे मना है, ठीक है। यार सब में मना है। चाइल्ड डिस्टेंट एक्ट अलग चीज है, आर्टिकल 24 अलग चीज है। आर्टिकल 24 तो सब कुछ मना कर देता है 14 से नीचे, और 14 से 18 के बीच बोल सकता है कि ओनली नॉर्मल इंडस्ट्री नॉट हजार्डस, ठीक है। 18 के ऊपर तो किसी भी इंडस्ट्री में डालो, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं है, ठीक है। एक्ट अलग चीज होती है। एक्ट में भी स्पेसिफिकली ये बात बोली गई है कि 14 से नीचे नहीं जा सकते, ठीक है। सब जगह मना है 14 से नीचे, ओके। 25 से 28, 25 बात करता है प्रोफेशन प्रैक्टिस और प्रोपोगेशन का। तुम कुछ भी कर सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हो प्रोफेशन का, कौन सा कुछ भी, कोई सा भी जो मन चाहे तुम ले सकते हो, ठीक है। मेरे को आज से मुस्लिम बनना है तो मुस्लिम बन जाऊंगा, सिख बनना है सिख बन जाऊंगा। राइट टू प्रोफेस, कोई सा भी रिलीजन ले सकते हो, प्रैक्टिस कुछ भी कर सकते हो, प्रोपोगेट तुम प्रीच कर सकते हो, ठीक है। धर्मशाला खोल दो, मदरसा खोल, ठीक है, मदरसा खोल लो, ठीक है। इसके अंदर लिमिटेशन है कुछ, ये लिमिटेशन याद करना, ये हर बार आता है, ठीक है। पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, ये तीन चीज पूछते हैं कि आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक कहाँ कहाँ रोक सकते हैं। तो मैं तो बता, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, ये क्वेश्चन आ रखा है 2016 में भी, 17 में भी, 18 19 में भी पूछ रखा है बीच में एक बार कि किन किन ग्राउंड्स पे मना है। पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। पब्लिक ऑर्डर, तुम रास्ते में हलाल नहीं कर सकते, ठीक है, मोरालिटी हलाल वाला सीन आ गया। हेल्थ, ठीक है, जहाँ पे हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है वहां पे नहीं। पब्लिक ऑर्डर, जहाँ पे तुम्हें लगता है बहुत सारे बंदे एक साथ दंगे हो सकते हैं तो वहां भी मना कर सकते हो। दिस इज एन एग्जाम्पल, ठीक है। रिलीजियस अफेयर्स, खुद के रिलीजियस अफेयर्स मैनेज कर सकते हो 26 के अंदर, ठीक है। राइट टू एस्टेब्लिश मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर चैरिटेबल पर्पस, जैसे कि गुरुद्वारे, गुरुद्वारे का चैरिटेबल पर्पस बना सकते हो, ठीक है। कोई इशू नहीं होगा, तुम कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, तुम्हारी पावर है, ठीक है। सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, अगेन सेम चीज, ठीक है। मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी ले सकते हो, ठीक है, ट्रस्ट के नाम पे, ठीक है। टैक्सेशन नहीं देना पड़ेगा तुम्हें, फ्रीडम ऑफ टैक्सेशन, आर्टिकल 27। तो गुरुद्वारा जाते हो कि बंगला साहिब, जो दिल्ली वाले, तुम्हें पता हो बंगला साहिब में जैसे इतना सारा सामान आता है, बहुत कुछ चीजें आती है, बट वो चीजें उसमें टैक्स नहीं लगता, बिकॉज ये चीज आ रखी है। तो अगर तुम अच्छा काम कर रहे हो नहीं होगा, ठीक है। पब्लिक मनी का टैक्स कलेक्ट, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन, इसका मतलब ये नहीं होता है अगर तुम कुछ ले रहे हो तो तुम उसको पब्लिक पे स्पेंड नहीं कर सकते, तो पब्लिक पे कर सकते हो, ठीक है। बट अगर कोई पब्लिक मनी आ रखा है, ठीक है, गवर्नमेंट का टैक्स आ रहा है, ठीक है, तो तुम टैक्स भर रहे हो, इनकम टैक्स भर रहे हो, वो तुम नहीं डाल सकते किसी भी ट्रस्ट के ऊपर, इनके ऊपर, वो अलग चीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज यहाँ लिख रखी है, ठीक है, पढ़ लेना एक बार, ठीक है। वो लोग टैक्स लेवी कर सकते हैं, फीस ले सकते हैं काम कराने की, ठीक है। तुम लोग स्टेट ले सकती है फीस, ठीक है। अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, मदरसा खोल सकते हो, ठीक है, गुरुद्वारा खोल सकते हो, वहां पढ़ा सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। कल्चरल एजुकेशन राइट्स, ठीक है, माइनॉरिटीज के लिए खोल सकते हो तुम लोग राइट्स, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एडमिशन, तुम्हें किसी को एडमिशन देने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, रिलीजन रेस, मदरसा के अंदर भी हिंदू पढ़ सकते हैं, ठीक है। बट उसमें रेस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, ठीक है। ये माइनॉरिटीज के रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, ठीक है। लिंग्विस्टिक याद रखना, माइनॉरिटीज इंडिया में रिलीजियस भी और लिंग्विस्टिक भी है। तुम्हारा धर्म और तुम्हारी लैंग्वेज दोनों अलग, दोनों चीजें माइनॉरिटी में आती है, ठीक है, ओके। एस्टेब्लिशमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, खुद के वो खोल सकते हो, स्कूल और कॉलेज खोल सकते हो, जैसे कि जैसे इसलिए हमारे पास बहुत सारे क्रिश्चियन कॉलेज, सेंट स्टीफन फॉर एग्जाम्पल,
वो एक माइनॉरिटी कॉलेज है, ठीक है। उसके अलावा डी का अगर पढ़ा हो तो उसको पता होगा, ये एचजीटीबी खालसा, मिरांडा के सामने वाला, देयर इज आल्सो सिख माइनॉरिटी कॉलेज, ठीक है। तो ये दो चीजें, जेएमसी जीसस एंड मैरी क्रिश्चियन मेजोरिटी, तो खोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसके अंदर, ठीक है। राइट टू स्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस, ठीक है। कंपलसरी एक्विजिशन और प्रॉपर्टी मिल सकता है, ठीक है। उनको ये नहीं कि प्रॉपर्टी देने से मना कर दे, मिल सकता है अगर उनके पास खरीदते हैं और वो बोलते हैं कि हमें मदरसा बनाना है, तो मना नहीं कर सकते, ठीक है। ये 44th ने डाला था, बात याद रहे। लेडी अरविंद, हाँ, अरे बहुत सारे एग्जाम्पल है, न्यूमरस एग्जाम्पल, ठीक है। स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, ठीक है। अगर किसी ने मुस्लिम ने हो रखा है तो ऐसे मना नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 30 सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए कन्फाइंड है, ठीक है। जिसमें रिलीजियस और कल्चरल और लिंग्विस्टिक, रिलीजन मैंने बोला हिंदू मुस्लिम सबके लिए, कल्चरल, जिनका कल्चर बहुत अलग है, जैसे कि ब्राह्मणिज्म में कल्चर है, जिनके पास जिनका लोटस टेम्पल है, ठीक है। लिंग्विस्टिक, कुछ ऐसी लैंग्वेज है जो बिल्कुल इंडिया में 10-15 लोग बोलते हैं, तो उनके लिए भी स्पेसिफिक है कि अगर उनको भी अपना कोई कॉलेज खोलना है तो खोल सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 31, 32 से 33 है, ठीक है। आज से फंडामेंटल राइट्स ही पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, ओवर ही कर रहा हूँ, बस फंडामेंटल राइट्स खत्म ही हो गया। ये रहा, यहाँ तक है, बस 2 पेज हो रहे हैं, हम खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने बताया 44 ने हटाया था राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। उसने चार और फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ने 3 चीज डाली थी, 31A डाला था, 31B डाला था और 31C डाला था। इनका सिर्फ मतलब मोटा मोटा यही है कि जो तुम डीपीएसपी के लिए तुम कुछ भी बनाते हो और कोई भी लोग ऐसे हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं बट उसे सिटीजन्स के लिए अंदर आता है, तो वो लोग, तो वो चीजें वायलेट नहीं होंगी, बस, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें बता 9 शेड्यूल के अंदर अगर तुम जैसे जेएलएन ने प्रॉपर्टी एक्ट बनाई थी कि सारी प्रॉपर्टी आज से 100 एकड़ के बाद किसी की नहीं होगी, उसके पास मैक्सिमम एक एकड़ होगा, तो जो दी थी उससे राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट हो रहा था, बट सबको फायदा हो रहा था। तो वो 30, तो 90, तो आर्टिकल, सॉरी, ये जो तुम्हारा फर्स्ट अमेंडमेंट था उसने डाला था ये, ठीक है। और 31 जो सी है वो डाला था 25th ने, तो ये दो चीजें याद कर लेना, ठीक है। 9 शेड्यूल के अंदर बचाने के, 9 शेड्यूल भी उसी उसी से आया था, ओके, डीप, हाँ। बताऊंगा, ठीक है, एक बार खत्म करना दो। सबसे इंपॉर्टेंट राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32, ठीक है। याद रखना, इसके अंदर हमारे पास रिट्स होती है। सॉरी, सो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 2 to 6 के अंदर ये दो चीजें हैं, ठीक है। तुम रिट्स में जा सकते हो, मैं तुम्हें जैसे स्टार्टिंग में बताया था, तुम्हारा कोई फंडामेंटल राइट्स हो तुम सीधा जा सकते हो अंदर, ठीक है। इसके अंदर 4 टाइप की रिट्स हैं, सॉरी 5 टाइप की। हाँ, लिख नहीं रखी मैंने इसके अंदर शायद, सही इसमें बता देता हूँ, ठीक है। पहली है मंडामस। इसका याद करने का तरीका है, मैडम, मंडामस से मैडम, मतलब अगर कोई भी तुम ऑर्डर दे सकते हो, मतलब अगर तुम्हारा ट्रायल कोर्ट तुम्हारी नहीं सुन रहा, ट्रायल कोर्ट तुम्हारा केस नहीं ले रहा, तो तुम सीधा हाई कोर्ट में जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो और बोल सकते हो सर ट्रायल कोर्ट नहीं सुन रहा, ठीक है, या ये बंदा काम नहीं कर रहा, तो मंडामस। ऑफिस में जा सकते हो किसी के भी, ठीक है। या एक काम करता हूँ, तो ये चीजें मैं तुम्हें कल पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइम लगेगा। सो आई गेस यहाँ खत्म करते हैं, किसी को डाउट है तो पूछ लो अभी। ये जो पार्ट है ना इसका स्पेसिफिकली 33, 34, 35 एंड 32, ये हम कल करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा पार्ट है तो टाइम लग सकता है इसमें, अब हम, ठीक है। तो किसी को डाउट है तो पूछ लो अभी फंडामेंटल राइट्स के अंदर, ड्यूटीज और ये हम कल करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा आता है। हाँ, नहीं मिल सकती, गवर्नर और प्रेसिडेंट और यूएन के मेंबर्स को कोई पनिशमेंट नहीं मिल सकती, चाहे वो कुछ भी हो। ड्यू प्रोसेस एंड प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय लॉ। देख भाई, ड्यू प्रोसेस में क्या होता है, ये पहली बात तो ये अमेरिकन है, ये बात याद रखना, ठीक है। और जो एस्टेब्लिश्ड है, एस्टेब्लिश बाय लॉ, वो तुम्हारा यूके से उठा रखा है, यूके, इंडिया ले लो, या तुम्हारा जापान ले लो, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। इसमें ये होता है कि ड्यू प्रोसेस ये बात बोलता है कि तुम पहली बात तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में क्या बोलता है कि अगर तुमने कोई क्राइम करा है, सीआरपीसी क्या बोलता है, तो तुम सीधा उठा सकते हो किसी भी इंसान को, जब भी जब मन चाहे तुम्हें उठा के ले आओ, ठीक है, उसको घर से। बट ड्यू प्रोसेस क्या बोलता है कि तुम उसको उठा के तभी लाओगे जब एक पर्टिकुलर टाइम हो जाएगा, ये नहीं कि तुम उसको रात के 12 बजे उठा के लेके आ रहे हो पहले, ये नहीं कर सकते। तो वो ड्यू प्रोसेस आ जाता है कि प्रोसेस को एक अच्छे वे में लेके आना, ठीक है, दैट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है, दैट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। प्रॉपर्टी इज ए लीगल राइट,
कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है एंड लीगल राइट, बोथ आंसर आएगा। ठीक है, तो ड्यू प्रोसेस और प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय लॉ में ही होता है। प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय लॉ कुछ भी हो सकता है। मैं एक नया लॉ बना दूं कल उठ के कि आज से कोई बंदा जो मर्डर करेगा उसको मैं उठा के ले आऊंगा अभी घर मतलब जेल में डाल दूंगा, दैट इज प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय लॉ। तो मना नहीं कर सकते, होगा। बट ड्यू प्रोसेस क्या बोलता है कि ऐसे टाइम पे उठा के लेके आना है ताकि उसको बता सके कि तुम्हारे को उठाया जा रहा है, तो वो अपनी फैमिली को बता सके कि मेरे को उठा रहे हैं तो क्यों उठा रहे हैं, अपना लॉयर लेके आ सके। और उठा रहे हैं तो सुबह 9 या 10 बजे जा रहे हैं ताकि पूरा दिन हो उसके पास उसकी कार्रवाई करने के लिए। दैट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। एस्टेब्लिश बाय लॉ इज जस्ट सेइंग कि उठा लो, बट ड्यू प्रोसेस उठाना कब है, कैसे उठाना है। अभी के लिए इतना बंद कर।